खबर है में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बानी पीटीआई की जेल में इस्टेब्लिशमेंट की किसी नुमाइंदे से बात नहीं हुई और ये हर रोज़ कोई चिड़िया कोई चुड़ैल कोई ये कहानियाँ निकालते हैं। और हम पहले दिन से अपना पर्सपेक्टिव जो हमने दिया था वो ये है, खबर तो शायद हमारे पास इतनी ना हो, मियाँ शायद साहब ज़्यादा बताएंगे कि जो उनका मेकअप है, मियाँ जो इमरान खान की पर्सनैलिटी जो है वो ना किसी से बात करेंगे, गवर्नमेंट से तो वो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है गवर्नमेंट कितनी बाख्तियार है। वो उन्हीं से बात करना चाहते हैं जिनके साथ उनका एक मुखासमत चल रही है। वो होती है या नहीं होती ये अलग बात, लेकिन मेरे ख्याल में उसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। और वैसे हमने कल भी अर्ज़ किया था ये स्टेल मेट है और ये कोई तारीख का कोई मोड़ और धारा कोई इसी तरह आएगा जो इस स्टेल मेट को तोड़ सकता है, वरना फिलहाल तो उसी तनख्वाह पे काम चलेगा। गंडापुर साहब ने कहा जी अगर मुझे खान साहब से ना मिलने दिया गया तो मैं IMF के जो शराइत हैं उस पर तावन नहीं करूँगा। क्या IMF का प्रोग्राम ख़तरे में पड़ सकता है? मगर इसके साथ आज एक और स्टोरी करेंगे जिस पे आज हमारे बड़े जरीदे बड़े अखबार डॉन ने भी लिखा है। खुर्रम हुसैन साहब इकॉनमी रिपोर्ट करते हैं और खूब करते हैं कि पहला हमला हमारी मैशत पर शौकत अजीज़ ने किया था जब उसने टैरिफ गिराए थे और मकामी इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया था जो मल्टीनेशनल और इतने जाइंट हैं बड़े बड़े। और दूसरा हमला अब IMF के जरिए होगा कि 5 साल कह रहे हैं, 2 साल कह रहे हैं कि तमाम जो टैरिफ्स हैं उन पर आहिस्ता आहिस्ता वेव कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। लोग खुशियाँ मना रहे हैं जी, गाड़ियाँ बड़ी सस्ती हो जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर जो हमारी इंडस्ट्री है वो क्या इस मुकाबले को बर्दाश्त कर सकेगी? इसको कभी किसी ने खड़ा नहीं होने दिया। पहली जो थोड़ी बहुत चल रही है, बड़ी हिम्मत है उन लोगों की जो इन कंडीशन में बिजली की इन कीमतों के साथ जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो क्या अगर ये फिर इंडस्ट्री बंद होती है, और ज़ाहिर बंद होगी क्योंकि बाहर से अच्छी प्रोडक्ट्स और सस्ती प्रोडक्ट्स मिलेंगी तो लोकल इंडस्ट्री। और इंडिया ने क्या किया था, जैसे नेहरूवियन सोशलिज्म गलतुल्लाम था, सोशलिज्म वगैरह कोई नहीं था वो, मगर उसका मतलब क्या था कि टाटा बिरला जो उनकी मकामी नेशनल इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने मुकाबले से महफूज करके उसकी परवरिश की, उसे खड़ा किया जो भी है। और आज वो एक इंडस्ट्रियल जाइंट बहरहाल बन चुका है। ये अलग बात कि उसका जो तरक्की है नीचे ट्रिकल डाउन नहीं करती और नहीं किया है उसने। मगर आज वहाँ जो वो गाड़ियाँ बना रहे हैं वो पूरी हमने क्या किया, यहाँ असेंबली करते रहे या महंगी गाड़ियाँ दी, यहाँ पे ये छकड़े बना के बेचे और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करवाई। हमारी जो है इदारे जो हैं वो माल खाते रहे, रिश्वतें लेते रहे और इसका नतीजा क्या निकला कि दुनिया की 2.5 सब स्टैंडर्ड गाड़ी दुनिया की सबसे महंगी कीमत दे के हम ख़रीदते हैं। और अब ये जो IMF ने करवाया है इसके बाद हमारी मकामी इंडस्ट्री का क्या होगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरब में शुरू होंगे या होने चाहिए? हम तो कहते हैं मुज़ाकरात करें, हम तो इंडिया से आज भी कहते हैं मुज़ाकरात करें, हम जंग कतल नहीं करना चाहते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट खबर वो ये कि जब आप लोगों की इंटेलिजेंस की इंसल्ट करते हैं, लोगों पर ऐसे मुसल्लत करते हैं, जो पॉलिसीज मुसल्लत करते हैं कि जो चीज़ का, तो उसका नतीजा क्या निकलता है। आज वाशिंगटन DC में मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इसको कंडोन नहीं कर रहा। वो मासूम थे जिनको दो डिप्लोमेट्स इजरायली जो हैं वो किसी बंदे ने बंदूक, वो क्रिश्चियन था जिसने मारा, कोई खुदा का शुक्र है वरना तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि ऐसी आज की हुकूमतें ना मुसल्लत करें वो चीज़ें अवाम पर जो उनको नापसंद है, वरना ये इक्का दुक्का वाक़यात भी होते हैं और फिर ये बड़े वाक़यात में भी ढल जाते हैं। मियाँ साहब ज़रा हमने आज लंबी बात इसलिए कर ली, आज गल थोड़े और मेरे विच ही है। हजूर जरा ये बताएं, बानी PTI ने आज एक तो कह दिया है कि जी मैं वो जो टेस्ट होता है पॉलीग्राफिक टेस्ट वो नहीं कराऊंगा, साथ उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं कोई इस गवर्नमेंट से बात नहीं करूंगा क्योंकि उनका भी ख्याल है और शायद ख्याल अगलब भी यही है कि इस गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार है उनको छोड़ने का ना छोड़ने का। ये ज़रा मैं आपकी अकल सलीम पर छोड़ता हूँ मियाँ साहब। और ये अलीमा खान साहबा का शॉर्ट सुनिए। बारी बारी खबरें निकाली जाती हैं, इमरान खान को मिलने गया है। आज नईम पंजोता ने पूछा है, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मुझे कोई मिलने नहीं आया। एक ये क्लियर हो जाए। ये कहा जाता है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने इमरान खान ने कहा है, इमरान खान ने ये बिल्कुल नहीं कहा। मियाँ साहब देख लीजिए ये सारी चिड़िया फेल हो गई हैं। काजी साहब देखें, बहुत से जज्बात की खबरें थीं, बहुत सी चेमगोइयाँ थीं और बहुत सी अफवाहें थीं और बहुत सी फेक न्यूज़ थीं। आपने देखा कि बड़े बड़े सीनियर्स जो हैं वो जज्बात में बह गए। इसमें कोई शक नहीं कि 6 मई को जो हुआ, जो भारत ने जारहियत की, उसमें वहाँ अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो कैद हैं, तो उनसे बातचीत करना कोई मसला नहीं था, उनसे बातचीत की जा सकती थी। लेकिन कोई बावर्दी शख्स उनसे मिलने नहीं गया। ये तो सरासर बिल्कुल यही खबर है, इसमें कोई शक नहीं कि उनसे कोई वहाँ पर मिलने नहीं गया, कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई।
और कोई उनको जो है कहा गया कि वजीर मियां साहब, ये खबरें फीड कौन करता है? कुछ नहीं हुआ। ये खबरें फीड लेकिन कौन? वहां पर एक खतरा जरूर था काजी साहब, खतरा जरूर था, क्योंकि जो दुश्मन बुज़दिल दुश्मन है उसने, आपको पता है कि उन्होंने तो मसाजिद पर हमले किए और सिविलियंस पर हमले किए। ये खतरा ज़रूर था कि कहीं वहाँ पर जो है कोई हमला ना हो जाए, इसलिए उनको उनकी हिफाजत के लिए ज़रूर उनको जो है वो इमरान खान साहब को कहा गया कि उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन कोई खबरें जो हैं वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, जो बैकडोर राब्ते हैं वो कभी ख़त्म नहीं हुए। जब से इमरान खान जो है वहाँ पर कैद हैं, बैकडोर राब्ते ज़रूर होते रहे, मुख्तलिफ औकात में होते रहे, और वो बाकायदा तौर पर उसकी खबरें भी आती रहीं, और वो भी बराह रास्त नहीं हुए, वो भी किसी वाया के थ्रू हुए हैं, किसी ज़राए के थ्रू हुए। वो सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पैगाम लेके जाते रहे जो मोहसिन नकवी साहब के पास, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आगे पैगाम पहुँचाते रहे। ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन वो जो बैकडोर राब्ते हुए हैं, अगर मुज़ाकरात होने हैं, जो मुज़ाकरात की बात की जाती है, वो तो सियासी गवर्नमेंट से ही होने हैं, सियासी क़यादत से ही होने हैं, क्योंकि सियासी मुज़ाकरात सियासी ही क़यादत से होने हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट वाज़े कर चुकी है। लेकिन जो बैकडोर राब्ते हैं उनकी अगर कोई शक्ल निकलनी है तो मुज़ाकरात की सूरत से निकलनी है, और मुज़ाकरात जो होंगे वो तो सियासी हुकूमत से ही होंगे, सियासी क़यादत से ही होंगे। ये इमरान खान और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है पावर का, कोई इरिकॉन्सिलेबल है, इसकी कंसिलेशन मुझे होती नज़र नहीं आती। पर तारीख क्या मोड़ लेती है, हैरान भी कभी कभी कर देती है। एक शॉर्ट सुनवाते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं, उससे भी कर सकते हैं। हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, तो फिर IMF की जो इनकी शरायत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता। ये तो बड़ी संजीदा बात है। बड़ी मुश्किल से जो है वो हमने ये प्रोग्राम लिया है, और हालांकि ये वो जहर है जो अब हमें शायद खाना ही पड़ता है हमारी इन पॉलिसियों की वजह से, और मज़ीद भी हम खाते रहेंगे। जिस तरह अपनी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करने का हमने फैसला कर लिया है या हमसे करवा लिया है IMF ने कि अपनी मंडी खोल दी उन्होंने अपनी चीज़ों की, और हमारी चीज़ों की तो आइंदा फिर हमारा जरिया मुआश तो ये कर्जा ही रह जाएगा। और ये भी ना मिला तो गंडापुर साहब हमें किधर लेके जा रहे हैं जनाब मियाँ साहब? देखिए काजी साहब, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए CM KPK को, और जो IMF है वो इन बातों में नहीं आता, वो किसी भी सियासत में नहीं आती, क्योंकि आपने देखा कि भारत ने बड़ा जोर लगा लिया और वहाँ पर जो है वो उनकी बातों में नहीं आया, तो IMF जो है वो मुल्क की सियासत में कैसे आएगा। इससे पहले भी ये कोशिश हो चुकी है कि KPK के जो वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़त लिखा था, और फिर भी KPK ने जो IMF ने जो है पाकिस्तान को कर्ज दिया था, और अब भी कर्ज जो है वो मिलना है। लेकिन ये अलग बात है, 11 शराइत जो है पाकिस्तान ने कबूल की हैं। इससे पहले बड़ी बड़ी सख्त शराइत जो है पाकिस्तान जो है कबूल कर चुका है, बल्कि कौम जो है भुगत चुकी है। अब जो है ये 11 शराइत ये तो उससे लाइट है, लेकिन जो CM है काजी साहब उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मियां साहब की मामलात के मामलात होते हैं। लेकिन अब देखें ना मियां साहब, बात ये है कि मुझे अगर कल कोई कहता है ना, कल हम ये बात और तारीख ये बात नहीं सुनेंगी अनवार उल्लाह काकड़ साहब की कि जी मैं इलेक्शन नहीं कराए, आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे। इसी तरीके से जो बैठे हुए हैं लोग इस वक्त हुकूमत में, और अभी मैं अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि क्या इन पास इख्तियार है और क्या नहीं है, इनको बस पर्क्स चाहिए, वो उन्हें मिले हुए हैं। लेकिन बहरहाल आपने भी कहाँ दीवार से लगा देते हैं अपोजिशन को, और IMF जाके मिला था आपको पता है, और IMF की एक शर्त ये भी थी कि भाई आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, और वैसे भी ये कहा जाता है कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंसेंसस, तो कंसेंसस कहाँ से होना है? अभी तो हम उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रहे हैं, उसके बाद हम उन्हें जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने अब जो मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स की भी इजाज़त दे दी है। उसी दिन ये इजाज़त दी थी सुप्रीम कोर्ट ने मानीखेज तौर पर, जिस दिन हम एक बहुत बड़े दुश्मन के साथ हम उसके दांत खट्टे कर रहे थे। तो ये खबर तो बिल्कुल निकली गई बीच में से, हालांकि इंपॉर्टेंट खबर थी, इस पे उतना टाइम नहीं दे सका मीडिया। लेकिन काजी साहब उनको पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कराते? खान साहब उनको कराना चाहिए ना, वो सच्चे हैं तो उनको कराना चाहिए, उसकी कानूनी हैसियत भी नहीं है। पॉलीग्राफिक टेस्ट की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो लाजमी है तो उनको कराना चाहिए। 3 दफा टीम आ चुकी, 3 दफा उन्होंने इनकार किया। पहले उन्होंने कहा कि मैं वकला के सामने कराऊंगा, आज उन्होंने फिर जो टीम जहां बैठी रही उन्होंने वहां से इनकार कर दिया।
तो पॉलीग्राफिक टेस्ट में मसला क्या है? खान साहब को कराना चाहिए, वो सच्चे हैं तो उनको कराना चाहिए, उसमें क्या मसला है? मैं आपको अपनी चिड़िया की खबर देता हूं। और यार जिन्होंने जो है इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, कल वो अगर इसके पॉलीग्राफिक टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं उसको वो टेम्पर कर दे तो कौन रोक सकता है? इमरान खान को कौन जिम्मेदारी देगा कि जी पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है उसका रिजल्ट वही होगा? अव्वल तो पॉली टेस्ट जो है वो दुनिया में बहुत सी, मेरा ख्याल है, मैं तो कल इस पर और रिसर्च करके आपकी खिदमत में करूँगा किस किस मुल्क में वो एडमिसिबल एविडेंस है या नहीं है, लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट 100% दुरुस्त नहीं होता। और इस हवाले से मरीम साहब ने कुछ कहा है, वो सुनाता हूँ तो फिर हम अपने तबसरे को आगे बढ़ाते हैं। सुनाई। 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसकी तनसीबात थी, उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। आज उन्हीं जहाजों ने दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। आजादी ये होती है कि दुश्मनों का जो ख्वाब है उसको अपनी सड़कों पे हम पूरा करें। वैसे तो मैं याद दिला दूं ये वर्दी के हवाले से मैं तो मुझे तो शर्म आती है वो बात करते भी हुए। और दूसरी बात ये कि मरीम साहिबा की कोर्ट ने तो सज़ा पहले ही दे दी उनको। वो तो कह रही है जो इन्होंने किया है, कोई कमीशन नहीं बना, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कंक्लूसिव वर्डिक्ट अभी तक नहीं आई। और जब हुकूमत की एक रूलिंग ख़ानदान की एक इंतहाई अहम शख्सियत जो कि अब मुस्तकबिल में कहा जा रहा है कि शायद ये PM भी बन जाएँ, तो वो कह रही हैं उन्होंने तो फैसला दे दिया है। तो जब फैसला दे दिया है कि भाई आप ही नहीं किया था, तो पॉलीग्राफिक टेस्ट के ड्रामे की क्या ज़रूरत है? मियाँ साहब आप बैठे बैठे ऐलान कर दें कि भाई नहीं, आपके पास आज बल्ला नहीं है, आज आपके पास इलेक्शन नहीं है, आज आपके पास, तो ये भी कर दें। तो मतलब थोड़ा सा मियाँ साहब, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। मियाँ साहब लेकिन काजी साहब देखें, ये तो बिल्कुल ठीक है, उनको पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो जो है देना चाहिए, कराना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर ज़रूरत है तो ये कानूनी ज़रूरत है, वो करना चाहिए। कानून की में उसकी कितनी हैसियत है ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मरीम साहबा की बात है, ये सियासी लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के इस तरह की बातें करनी चाहिए। ये वक्त नहीं है ये बातें करने का, क्योंकि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया कि इंफॉर्मेशन वॉरियर्स जो है उनको सराहा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि जो इंफॉर्मेशन हमने लड़ाई लड़ी यार, उन्होंने मुल्क से बाहर बैठ के लड़ाई लड़ी, हमने पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया बाकायदा तौर पर। एक बिल्कुल ऐसा हुआ और कौमी सतह पर इत्तफाक राय पाया गया। और इन दिनों इस वक्त इस तरह की बातें करना जो गलत है, और खुद बैठ के जो है इस तरह के फैसले देना वो भी गलत है। अदालतों पर छोड़ दें, अदालत जो है वो फैसले कर रही है ना, वो अदालत ने फैसला किया, मजाक में क्या कहते हैं तो वो बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन ये PTI के एक साहब ने मुझे मजाकन कहा कि उनका जी इस तरह करें, पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के जरिए करवा लें। भाई आप देखें ना, अपनी रेपुटेशन क्या बनाई है आपने, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? मियाँ साहब देखें ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि गांव में कहते हैं जी चलो जी ये जो साहब हैं ये तो बिल्कुल अबव बोर्ड हैं, ये जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। जब आप हाईली पार्टीजन हैं और एक जो है अपोजिशन को तो ना करें, रखो, जो जिस तरह चलता है चला ही रखें। जी राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो लोग जो हैं वो एक ही खानदान, एक ही कबीले से हैं। आपके वज़ीर ख़ज़ाना औरंग सेब भी तो उधर से आए। बिल्कुल, उनको भी उनका कज़न कहा जा सकता है। अब मैं इसको लाचारगी कहूँ, एतराफ़ जुर्म कहूँ, कमज़ोरी कहूँ, इसको मैं क्या करूँ? क्या किधर है मियाँ साहब? मैं जो ये बात करता हूँ कि ये जो अहद है इस, और मैं ये आपको संजीदगी से बात कर रहा हूँ। आज शायद मैं एक और चैनल पे किसी और प्रोग्राम में भी जाऊँगा, बड़ी किसी ने रिक्वेस्ट की है। बात ये है मियाँ साहब कि आपने तो लिबरल डेमोक्रेसी का तिया पांचा खुद कर दिया। क्या मतलब? मैंने तो नहीं किया। हम तो कहते हैं कि असम्बली इतनी ताकतवर हो, मुकन्ना ताकतवर हो, इंतज़ामिया अबव बोर्ड और शफाफ हो, हम तो चाहते हैं। लेकिन आज लिबरल डेमोक्रेसी का जनाजा जो है वही पढ़ रहे हैं जो उसके सुरखेल है। मतलब मियाँ साहब देखे ना, अब यहाँ सीरियस बहस करने का रिवाज नहीं है। मैंने एक इकोनॉमिस्ट से सवाल किया तो मैंने कहा, मुझे वो उन्होंने जवाब देने की बजाय मुझे उन्होंने ये कह दिया, देखिए जी ये इस्तेलाहें तो किसी और एंकर को है ही नहीं। मतलब बात इवेट करके, क्योंकि हिट जो है वो IMF पे आनी थी, वर्ल्ड बैंक। चीज़ की समझ नहीं आती, आप मुझे समझा दीजिए कि जो अपना राना सनाउल्लाह साहब हैं वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, लाचारगी की बातें कर रहे हैं, इतने बेबस क्यों हैं? मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो
तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ की जगह ले सकते हैं। फैसल वाडा साहब उनको गालियाँ निकालते हैं, वो उन पर जो है वो कुछ नहीं बोल पा रहे। और दूसरी जानब जो है वो औरंगजेब साहब जो है उनको कज़न करार दिया जा रहा है उनके। और काकड़ साहब जो है वो भी उनकी बड़ी सख्त ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की थी और उस पर भी वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके रखी हुई है। इस तरह राना सनाउल्लाह साहब जो है बार बार कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं। इतनी लाचारगी क्यों है, इतने बेबसी क्यों है, कि वजह क्या है? क्या हुकूमत जो है वो इतनी लाचार और इतनी बेबस है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रही और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के तंज के तीर भी चलाती है? अच्छा मियाँ साहब, ज़रा फैसल वावड़ा साहब को भी सुन लेते हैं, वो भी आजकल बड़ा मार्केट में इन है, ज़रा देखिए। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी। कम वसाइल के अंदर इस फौज ने मार्का मारा है। ये तो मियाँ साहब देखें, मैं एक अर्ज करता हूँ, हमें डिफेंस बजट बढ़ाते जिस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं बढ़ाना चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी भी आप कमर तोड़ रहे हैं। जिस तरह आज खुर्रम हुसैन साहब ने डाउन में लिखा कि आपने फेज आउट कर देनी है सारी ड्यूटीज़। एक तो ये कि आपकी मंडी जो है वो गैरों के कब्जे में, पहले ये मैंने जैसे अर्ज़ किया, शौकत अजीज़ ने ये वारदात करवाई थी। फर्स्ट रिजीम ऑफ IMF रिफॉर्म्स, सेकंड रिजीम ऑफ IMF रिफॉर्म्स। जो इंडस्ट्री आज खड़ी हुई है, इंडिया की जो इंडस्ट्री खड़ी हुई है, देखें हमने हमारी भी अच्छी बात हमें सीखना चाहिए दुनिया में से। अब क्या है कि आप अपनी नौमौलूद इंडस्ट्री को या जो एस्टैब्लिश भी हो चुकी, मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ, नाम नहीं लेता मगर वाक़या बड़ा दिलचस्प है। मैं गाड़ी में जा रहा था तो मैंने एक फॉरेन ब्रांड की आइसक्रीम का एक इश्तिहार पढ़ा, जाके मैंने वो ख़रीदी और इंतहाई सस्ती थी। मेरे साथ कोई शख्सियत थी तो मैंने कहा लो जी मैं आज आपको एक बात बताऊँ, बचपन में हम जिस ब्रांड की आइसक्रीम खाते थे, आज बंद हो या कल बंद हो, वही हुआ। जो बड़ा मशहूर और बड़ा ब्रांड था उन्होंने अपनी आइसक्रीम उस मल्टीनेशनल को बेची, खुद वो भाईजान जो एंटरप्रेन्योर थे वो जाके कनाडा में बस गए। तो मतलब ये है कि हमें बढ़ाना है, बजट बढ़ाना है हमें और ज्यादा अपने आप को ताकतवर करना है। मगर यार बिल्कुल जो दिफाई बजट है वो वक्त की जरूरत है, इस वक्त बढ़ाना चाहिए। हमने जो भारत के दांत खट्टे किए हैं, हमने वेल्थ क्रिएशन भी तो करें, वसाइल में किए हैं। आज DG SPR ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने बड़े ही महदूद वसाइल में किए हैं, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ अभी बाकी है। बाकी तो ट्रेलर था अभी जो 10 मई को भारत ने देखा है, लेकिन हमें J-35 लेने हैं, हमें बहुत से ड्रोन्स लेने हैं, हमें बाकी असला लेना है, भारत का मुकाबला करना है। क्योंकि भारत जो है मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, जारहियत पे उतरा हुआ है, किसी भी वक्त वो कुछ कर सकते, क्योंकि वहां पर इस्राइल उसके साथ है, इस्राइल का बाकायदा वहां पर असला भी है, लोग भी हैं। इसलिए हमें दिफाई बजट बढ़ाना है। जो सियासतदानों की बात ना करें सर सियासतदानों की बात ना करें। सियासतदान तो हमें बेच के पहले भी चले गए थे, अच्छा मियां साहब बेच के चले जाएंगे, वो तो उनकी जायदाद तो बाहर है। DG ISPR जो है, मियां साहब एक मिनट दीजिएगा, मुझे ब्रेक लें। DG ISPR ने क्या कहा था? स्मगलिंग, ब्लैक मनी, यहां से पैसा बाहर जाना, प्रॉपर्टियां खरीदना, और फिर बजट तो कैसे हम आप बढ़ाएंगे? हम कर्जे लेके पैसे, वेल्थ क्रिएशन भी करें, बजट भी बढ़ाएं, फौज भी मजबूत करें, इंडस्ट्री भी मजबूत करें, मगर क्या ये कर पाएंगे? बिग क्वेश्चन मार्क। इसी पे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम अगले मौजू की तरफ बढ़ें, मियाँ साहब हमारे एक रेगुलर नाजिर हैं, उनका नाम है सैयद नईरुद्दीन अहमद। उन्होंने एक तस्हीह के लिए हमें कहा था, और चूँकि हमें वो फीडबैक भी देते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनकी बात को आगे पहुँचाएँ। वो पहले शख्स थे 10 तारीख को जिन्होंने ट्वीट करके आर्मी चीफ साहब को ऑनर देने के हवाले से ये बात की थी, और ये हनीफ अब्बासी साहब नहीं थे, जो कि अमन मीर साहब के प्रोग्राम में भी शायद ये बात की गई। बहरहाल सैयद साहब, हमने आपकी बात आगे बढ़ा दी। आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब, पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरब में शुरू हो सकते हैं। ज़ाहिर है ये मुल्क चाहते हैं, सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे साथ भी हैं, कहा जा सकता है। तो क्या ये होगा? लेकिन सवाल मियाँ साहब एक है कि मोदी साहब के पास बेचने को कुछ और है ही नहीं। पाकिस्तान को डिमोनाइज करो, पाकिस्तान को बताओ कि पूरी दुनिया के टेररिस्ट जो है, जो ये है, हालत ये है कि खुद मस्जिदें गिराते फिरते हैं, हालत ये है कि वहाँ पे चर्चेस गिर रहे हैं, हालत ये है कि खुद अपनी हिंदू आबादी के खिलाफ अगेंस्ट बैन नहीं करते, ये अपना वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं शूद्राज के खिलाफ, खुद समाज को बांटा हुआ है मजहबियाती तौर पर तबकात में।
और लुक डाउन अपान करते हैं, कहते हैं जी वो एक बर्तन में हम उनके साथ पानी नहीं पी सकते। तो हम तो कोई आदमी भी हमारे मज़हब में आता है तो उसके तमाम वही राइट्स हैं जो किसी के हैं, और किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर जो है फौकियत नहीं है। ये हमारा मजहबी फरीज़ा है कि कास्ट क्रीड से हट के हम इंसान को किरदार के ज़रिए परखें। तो अब सवाल ये है कि हम तो वहाँ जाएंगे, बात भी करेंगे, अगर हमारी और इंडिया की सुलह हो जाती है, बात ख़त्म हो जाती है, तो मोदी साहब के पास इलेक्ट्रल इशू कौन सा रहेगा? बेचेंगे क्या? गरीब गुर्बत, वहाँ जो जिल्लत है, 80% लोग, जिस तरह हमने कल आपको फिक्र दिए थे कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। फिर और एक और मैं बात मियाँ साहब बताता हूँ, मुल्क से बाहर मुझे एक इंडियन साहब मिले, तो मैंने उनसे जब ये बात की कि हजूर 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो ये ना मिले कोई खाना पीना, वो तो भूखे मर जाएं, तो उन्होंने एक और बात की, उनका हजूर आराम से बैठिए, ये 80 करोड़ को नहीं मिलता, सिर्फ नाम है, बीच में दाएं बाएं हो जाता है। तो ये हालत है कि वो खैरात भी नहीं दे पाते, तो क्या बेचेंगे? जाहिर है पाकिस्तान को डिमोनाइज करो और को जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, लोग अपने ध्यान लगे रहें और पीछे से अदानी और जो है जो माल बना रहे हैं वो अंदर अंदर से वारदात डालते रहे। जी मियाँ साहब। देखें कायद साहब, इस सेगमेंट में हम बड़ी बड़ी खबरें देंगे, ये बताएंगे कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये कहाँ हो रहे हैं, कौन इसका सालिस बनेगा और किन किन एजेंडा क्या होगा। दूसरी ये खबर देंगे कि जो दहशतगर्द हैं जिनको फितनातुल हिंदुस्तान कहा जाता है, उनके खिलाफ क्या क्या फैसले हुए हैं। तीसरी हम ये खबर देंगे कि चीन के अंदर जो हमें कामयाबियां मिली हैं उस पर बड़े बड़े फैसले कौन से हुए हैं और भारत को क्या हज़ीमत उठानी पड़ी है। जहां तक बात कायद साहब ये है कि जो मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात तो सऊदी अरब में होंगे और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो है वो इशारा भी दिया है, मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं वो सालस होंगे और वो जो है वो किरदार अदा करेंगे। वहां पर भारत को से बात करनी पड़ेगी, जो बात होगी वो ये होगी कि दहशतगर्दी जो भारत फैला रहा है उसको बंद करे। बात ये होगी कि जो पानी रोकना चाह रहा है वो उसको बंद करे। बात ये होगी कि वहां पर कश्मीर का मसला हल करे, जो बुनियादी मसला है वो बात होगी। तीसरी बात ये होगी कि भारत ने जो जारहियत की है, जो सिविलियंस पर जो है हमले किए हैं, उस पर पूरी दुनिया से माफी मांगे और जो पहलगाम का वाकया किया है वो माने कि उसने खुद किया है, क्योंकि उसकी तहकीकात आज तक नहीं हो सकी। कायद साहब 1 महीना हो गया है, आज तक उसकी तहकीकात जो है वो भारत में उसके अंदर जो खुद कर रहे थे वो नहीं हो सकी। मोदी फंस चुका है, मोदी हो गया, जयशंकर हो गया या अजीत डोवल हो गए, इनके खिलाफ वहां पर इंडिया में देखें कि कितने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। इंडिया में इनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर जो इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है। साबिक जो वज़राए खारजा हैं वो इनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, बाकायदा ये कह रहे हैं कि पहलगाम का वाकया इसलिए कराया गया कि बिहार के इलेक्शन होने थे और मोदी साहब ने इलेक्शन जीतना था, इसलिए बाकायदा तौर पर भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। सिख उठे हुए हैं, बाकी तहरीकें उठी हुई हैं, मोदी नहीं भारत खुद जो है उसका वजूद खतरे में है। इसलिए मोदी साहब जो हैं वो उनसे खैर की जो है उम्मीद नहीं है। आप जारी रखिए, सऊदी अरब में वली अहद जो है बाकायदा किरदार अदा आप बात जारी रखिएगा। मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूं जो इंडियन खुद लीडरशिप अंदर से क्या आवाजें आ रही हैं। असेंबली में राहुल गांधी ने डायरेक्ट इल्जाम लगाया है मोदी पर, सुनाइए जी क्या क्या है हमारे पास। अच्छा अब ये देखिए मियां साहब, जी जी कमेंट करें आप। ये सारे सवाल तो हो रहे हैं, मोदी से उसको जवाब तो देना पड़ेगा। जी मियां साहब कमेंट करें उसको, कायद साहब उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हुआ है, क्योंकि वहां राफेल गिरे हैं, वहां पर उनकी 25 बेसेस जो है उनको निशाना बनाया गया है, वहां उनका S-400 जो है तबाह किया गया है। वही ये सारा उन जो भारतीय हैं उनको पता है, उन्होंने देखा है, उनको जो है बताया जाए। मोदी जो है बता नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पर जितनी तबाही हुई है वहां पर उनको पता है कि 70% जो है बिजली का निजाम जो दरम बरम हो गया। उनको पता है कि जो मिलिट्री का जो सैटेलाइट सिस्टम था वो सारे का सारा तबाह हो गया। ये सारे भारतीय जानते हैं। अब हर भारतीय जो है वो मोदी से पूछ रहा है कि मोदी सच बोलो। अजीत डोवल जो उनका जेम्स बॉन्ड है उससे पूछा जा रहा है कि वो किधर है, उसने कहा वो कौन सी प्लानिंग थी, वो पहलगाम की प्लानिंग थी उसकी, कि पहलगाम में ये वाकया करा के वहां पर गोदी मीडिया को ले जाके वहां पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। ये सारा कुछ मोदी को जवाब देना है, ये सारा कुछ जो है जयशंकर को जवाब देना। अब उन्होंने शशि थरूर को जो मैदान में लाए हैं, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? नहीं कामयाब होंगे, क्योंकि उन्होंने, मोदी ने खुद 88 दौरे किए हैं, 10 उन्होंने दौरे किए अमेरिका के कायद साहब, उन्होंने 7 दौरे किए हैं चीन के, उन्होंने जो है रूस के भी दौरे किए हैं। क्या बना? कौन था साथ? ना चीन साथ, ना रूस साथ, ना अमेरिका साथ, ना जर्मनी साथ, ना उनके भूटान साथ, ना नेपाल साथ। ये सारे का सारा इंडिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं।
इंडिया पूछ रहा है, इंडिया उनसे पूछ रहा है, उनके ये सारे जो टोला था, एक पूरा टोला जो हिंदुत्व का जो है वो पैरोकार है, हिंदुत्व वहां पर जो दो कौमी नजरिया जिन्होंने बाकायदा तौर पर उजागर कर दिया है। अब बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं काजी साहब, क्योंकि इसमें जो हिंदुस्तान है, फितनतुल हिंदुस्तान, वो जो पाकिस्तान में उन्होंने एक्टिव किया है, उसके बारे में बड़े बड़े फैसले कॉन्फ्रेंस में भी हुए। मैं आपके साथ मैं कुछ फिगर शेयर करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि अगर हमारे पास उम्मीद है तो वो लोग हैं। पिछले इलेक्शन में मोदी साहब को जो वोट पड़े वो 38.8% थे। जो वोट पड़े कि उनके खिलाफ जो वोट पड़े वो बाकी मानदा तकरीबन 60% से अबव है। और वो समाज जो है, क्योंकि ये सिस्टम डिसएनफ्रेंचाइज करता है, इसे फर्स्ट पास दी पोस्ट कहते हैं। ये हुक्मरान तबके ने सिस्टम इसलिए बना रखा है इलेक्शन का कि जो अपनी मर्जी के बंदों को आगे कर सकें। अब बात क्या है, जो इंतहाई पसमानदा परत है उसके समाज की, जो बड़े फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, हिंदू हर समाज में होते हैं, वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी तादाद रोशन ख्याल लोगों की है। मैं बता रहा हूँ कि 60 पर वो उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कि हम दिल से विनती करते हैं कि मोदी हमारे लिए तो खतरा क्या बनेगा वो आपने देख ही लिया। जितना बड़ा खतरा वो अपने समाज के लिए है। ही विल डिस्ट्रॉय ऑल दैट इज गुड अबाउट इंडिया। मतलब हम 47 से पहले हम इकट्ठे ही वहाँ रह रहे थे ना, जब ये पार्टीशन हुई। मगर इंडिया में बड़ी सीनियर वॉइसेस हैं। अब मैं करण थापर की बात करूं, मैं उसकी बात करूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम मुझे शायद अभी जहन में ना आ रहे हों। तो इस अरुंधति राय है, ऐसे लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उनको चाहिए। साहब ये सारे झूठे हैं, ये बरखा दत्त हो गई या करण थापड़ हो गया, सारे के सारे झूठे लोग हैं। इन्होंने इनको एक्सपोज हो चुके हैं। नहीं, वो उनका जाली मेजर जो है वो एक्सपोज हो चुका है। वो बख्शी जो मूंछों वाले हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी क्या बात करते हैं सर? जो इंटरव्यू किया है टिट फॉर टैट होगा। क्या नाम है? क्रिस्टीन फेयर का टैट होगा मियां साहब, क्रिस्टीन फेयर का सर, अब टिट फॉर टैट होगा। नहीं, बदले का बदला होगा। नहीं, मैं वो तो हो भी चुका। मैं ये कह रहा हूं कि एक खातून है जो पढ़ाती हैं अमेरिका में, गालिबन उनका नाम है क्रिस्टीन फेयर। उसका करण थापर ने इंटरव्यू किया और बाकायदा उसने बताया कि हजूर ये क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं। इवन फ्रांस की वो कंपनी जिसने राफेल बनाए हैं उसने खुद एडमिट किया है डाउनिंग ऑफ द प्लेन्स। वो कैसे अब आप वो कर सकते हैं? तो वहाँ पे भी जो ये सवाल इंडिया में जो एक फेयर सेगमेंट्स होते हैं वो सवाल या निशान बना के बैठे हुए हैं। तो मोदी जो है बेसिकली ही इज डिस्ट्रॉइंग जो आज तक जो कुछ बनाया है इंडिया ने समाज, उसको वो ख़त्म कर देगा। और वो ये सारे जो जराइम पेशा लोग हैं, अमित शाह जैसे, ये तड़ी पार था इनके रिकॉर्ड्स हैं इनके जराइम के। वो जो सीएम है, क्या नाम उसका, नाम मुझे भूल जाता है, वो कहता है मैं मुसलमानों की ईद में शामिल नहीं होऊंगा। और भाई यार तुम सियासतदान हो, को अकल के साहब, ये सारे के सारे अपने कपड़ों का रंग भी तब्दील कर दिया करो। और ये वहां के उस मुआशरे के मुजरम भी हैं, पाकिस्तान के भी मुजरम हैं। मोदी को आपने सुना वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा। और इधर से डीजी ISPR ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा 6 के 6 दरिया हमारे हैं। हम जब कश्मीर, मकबूजा कश्मीर फतह होगा और वो आज़ाद होगा तो फिर वो हम जो है वो उसको बाकायदा तौर पर 6 के 6 दरिया हमारे हैं। अब मोदी को ये सोच लेना चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए। अब उनसे प्रॉक्सी जो है वो अपनी एक्टिव की है। यहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान जो एक्टिव किया है, उन्होंने मासूम बच्चों को मारा है। अब इसके बारे में सब बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बड़े बड़े फैसले किए गए और ये कहा गया कि जो प्रॉक्सीज हैं इनको कभी कबूल नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है वो तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। जो फैसले हो चुके हैं वो मैं काजी साहब आपके सामने रखता हूँ, नाजरीन के सामने रखता हूँ कि दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ने का फैसला हो चुका है बाकायदा तौर पर, और फितनतुल हिंदुस्तान को चुन चुन कर मारा जाएगा। और जो पाक ईरान सरहद है बाकायदा तौर पर उसकी सर्वेलेंस जारी है। वहां पर जो इनके ठिकाने हैं उनको जो है बाकायदा तौर पर वहां पर इनको तबाह किया जाएगा। और ईरान से बात की जाएगी, अफगानिस्तान से बात की जाएगी, सरहदों पर जो इनके जो सफारत खाना, नमा अकूबत खाने और वहां पर ट्रेनिंग सेंटर हैं बकाया तौर पे, उनको जो है वो तबाह, उनको कहा जाएगा कि इनको तबाह करें या हमें इजाजत दें कि हम इनको तबाह करें या हम मुश्तरका कार्रवाई करेंगे जो इसको तबाह किया जाएगा। ये तमाम तर फैसले हो चुके हैं और जहां जहां बाढ़ है उसको 4 फुट ऊपर किया जाएगा। और ये फैसले तमाम आज मुकम्मल हो चुके, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और बाकायदा तौर पर आज सेनेट के अंदर कायद साहब एक ऑपरेशन की जो है वो मुतालबा किया गया। शहरी रहमान ने कहा कि एक बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है। मियां साहब जरा ठहरिएगा, एक बात मैंने करनी है। चीन ने हमें फिर कुछ जो है डिस्काउंट पे 50% डिस्काउंट पे कुछ हमें सामान दिया है जिसकी तफसील नाजरीन आप इस वक्त देख रहे हैं। और ज़ाहिर है वो हमारा अलाई है
और बहुत बहुत फास्ट पेस से डिलीवरी पे हमें दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया को अपने होश के देख मियाँ साहब, हम वार मांगर नहीं हैं। बात यह है कि हमने पहले भी अपना दिफा किया है, आइंदा भी अपने दिफा का हक रखते हैं। हम जाहिर नहीं बनना चाहते, लेकिन यह है कि हम अपनी इंटेग्रिटी और अपनी सलामती को जो महफूज रखने का तरीका जानते हैं और जानना भी चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। और बड़ी बड़ी खौफनाक खबर है कि कैसे 2 इजरायली डिप्लोमेट्स को बेगुनाह ही मारा गया उनको, मगर ये क्यों होता है इसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है, शायद हर मुल्क के लिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। वैसे तो नाज़रीन, अगर हम देखें तो अक्ल परेशान हो जाती है, अक्ल करना चाहिए, परेशान हो जाती है कि हम अमेरिका में जितनी हम शूटिंग्स देखते हैं, मैस किलिंग्स देखते हैं, तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड होगा इस पर, अगर हम देखें, गूगल करके आप भी देखें तो। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वाक़या है, 2 इजरायली डिप्लोमेट्स को जो निशाना बनाया गया, इसको ज़ाहिर है कोई कंडोन नहीं कर सकता। वो कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, पॉलिसी तो उनकी रूलिंग क्लास या नेतन्याहू या जो उधर के करते धरते हैं वो बनाते हैं। लेकिन ये वाक़या क्यों हुआ, इस वाक़ये की क्यों में जाना बड़ा ज़रूरी है। जब आप लोगों की इंसल्ट करते हैं इंटेलिजेंस की, जब आप देखते हैं कि लोग देखते हैं कि आप सरासर आपकी पॉलिसीज़ जो हैं एंटी पीपल हैं, बेईमाना हैं, इंतहाई बेहुदा हैं, मुझे कहने दीजिए, और उसके बाद आप उसके नतीजे में बच्चे, प्यारे प्यारे फूलों जैसे बच्चे, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं वो खबरें नहीं पढ़ सकता। मैं कहता हूँ मुझे ये रिपोर्ट ही ना करना पड़े, जब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ तो मैं वो आंखें बंद कर लेता हूँ। ये इसलिए हुआ है। और ये एक वार्निंग साइन भी है मियाँ साहब, जो अमेरिकी रूलिंग क्लास है, ये इन्होंने गोली मारी है, अंदर सारा पेंट अप हो रहा है इमोशन। ये मैं आज फिर यहाँ आपको कहता हूँ, ये बात आपको हैरानकुन लगती है, पहले लोग मानते नहीं थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जब हम कहते थे कि अमेरिका रूबा जवाल है। लोग, मुझे याद है, मेरे 2 दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता, दोनों बड़े नामी आदमी हैं, वो कहते हैं जी वो अमेरिका ਨੂੰ ढा रहे हैं काजी साहब। ओ भाई, गिर गया है अपने जोर से ही, गिर रहा है हर मैदान में, देख लें। हम हमारी वो नस्ल है। मियाँ साहब एक दिलचस्प बात बताऊँ, मियाँ साहब एक दिलचस्प बात, ये वो कपल है जिसको निशाना बनाया गया। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, अगर मुझे वो भूल नहीं की, चलें अब मेरे, हाँ, तो मियाँ साहब बात ये है कि ये लोग हज़ारों की तादाद में निकले, वेस्ट में निकले, अपनी हुकूमतों के खिलाफ निकले, मगर केयर स्टारमर जो है उसकी पॉलिसी एन जिद है उन ख्वाहिशात की, एस्पिरेशन की, जो उसकी अवाम बरतानिया में, इसी तरह अमेरिकन रूलिंग क्लास की जो पॉलिसी है एन जिद है लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं। उसका नतीजा क्या है, ये निकला। अभी किताब लिखी बारबरा वाल्टर ने, जो किताब लिखी है वो मैंने नहीं लिखी, जिसमें उसने कहा है कि अमेरिका में वो तमाम इंग्रेडिएंट समाज में मौजूद हैं जो एक सिविल वार के जैसे, उसने उसका बर्मा से उसने मुआवजा किया है कि यहाँ इतनी पेंट अप फीलिंग्स हैं और इतना असला है। और ये भी मैं बता दूं, अमेरिका के 33 करोड़ 34 करोड़ की आबादी में मियाँ साहब लीगल असला 36 करोड़ है। तो ये आप पावर कैक पे बैठे हुए हैं। तो मियाँ साहब ये एक छोटा वाकया नहीं है कि, और इससे पहले आपको याद होगा कि एक गार्बन इजरायली एम्बेसी के सामने या किसी और एम्बेसी के सामने एक सोल्जर ने, अमेरिकी सोल्जर ने जो है अपने आप को आग लगा दी थी इन बच्चों पर तशद्दुद देखकर। तो प्लीज़ बात आ जाएं, ये क्या है, इस ग्लोब को क्यों आपने एक जलता हुए सैयारे में तब्दील करना है मियाँ साहब? काजी साहब देखिए, ये जो वाक़या हुआ है ये लुबनान में नहीं हुआ, ये वाक़या जो है वो गज़ा में नहीं हुआ, ना ये वाक़या ऐसे जगह पे हुआ है जहां सिक्योरिटी नहीं थी। ये अमेरिका के दारुल हुकूमत में हुआ है और ऐसी जगह पे हुआ है जहां उनकी बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी होती है। जो कातिल है वो बाकायदा तौर पर वहां पर गन लेके आया, वो वहां पर टहलता रहा, वो बेताबी से वहां पर टहल रहा था। जैसे ये बाहर निकले तो इनको गोली से उड़ाया है उन्होंने। आप देखें ये वाकया की संगीनी को देखें, वो गैर मुस्लिम था, वो मुसलमान भी नहीं है जिसने इनको उड़ाया है। तो जब पूरी दुनिया इस पर जो है वो हिल गई है, पूरी दुनिया के जज्बात जो है वो हिल गए हैं,
जो इजराइल वहां पर कर रहा है, जो इजराइल वहां पर बच्चों को जो है बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि ये तो हमारा मशगला है। वहां पर जो उसके खिलाफ बोलता है उनको बाकायदा तौर पर इजराइल के अंदर स्नब करने की कोशिश की जाती है। अब तो मामला यह है कि वहां अंदर से बगावत शुरू हो गई है, इजराइल के अंदर से बगावत शुरू हो गई है। जो अपोजिशन है उसने बगावत शुरू कर दी है। बाकायदा आम बंदे जो हैं उन्होंने कल बाकायदा आम जो लोग थे उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया है और वो प्रोटेस्ट करते हुए इजराइल के पार्लियामेंट की तरफ गए हैं। और वो प्रोटेस्ट क्या था? वो यही प्रोटेस्ट था कि ये जंग नहीं है, ये बच्चों का कत्ल है। वो ये कहते हैं कि जो फिरौन करता था वो नेतान्याहू करता है। फिरौन जो है वो इजराइलियों को मारता था, वो उनके बच्चों को कत्ल करता था। नेतान्याहू वो कहते हैं कि ये इजराइली नहीं है, ये जो है फिरौन है, फिरौन की फितरत इसमें है। और यही आप देखें कि पूरा यूरोप उसके खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया है। अच्छा मियां साहब, मैं एक और जरा ऐड कर दूं, मियां साहब मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं। देखें वहाँ पे ये जो तहरीक है ये सारे कैंपसेस में फैल गई थी। वहाँ पे स्टूडेंट्स को उन्होंने जो है वो डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो बाहर के थे, अरेस्ट किया, गिरफ्तारियाँ की। एक बहुत बड़ी फीलिंग है एंटी इजराइल अवाम के अंदर। लेकिन जो रूलिंग क्लीक है वो और तरह से सोचते हैं। और मेरे ख्याल में इसमें बड़े असबाक हैं। हमें लोगों की एस्पिरेशन के साथ चलना चाहिए, वरना ये दुनिया अच्छा। अब चाइना के हवाले से कोई बात कर रहे थे मियां साहब, वक्त कम है, कोई खबर है आपके पास तो वो दें। और अब एक खबर मुझे आपने और भी बताई थी, जो हमने अपने किसी बॉस से शेयर भी की है, कि वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। मियां साहब, उस हवाले से कोई खबर आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, जिसके बारे में बताया जाता है? देखिए साहब, यहाँ पर चेम गोइयां हो रही हैं, वो चेम गोइयां हैं फिलहाल। और जो बड़ी खबर जो है वो आने वाली है, ये कहा जा रहा है। और वो बड़ी खबर जो है वो कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से की तरफ के हवाले से हो सकती है। देखिए वो खबर जो है वो आती है, नहीं आती, कब आती है, इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर बड़ी खबरें गर्म है। लेकिन जो कायद साहब हम बात कर रहे थे कि हम जंग नहीं चाहते, हम बिल्कुल जंग नहीं चाहते, लेकिन फितरतुल हिंदुस्तान जो है वो उसको इसकी सरकोबी जरूर चाहते हैं। और अगर ये बात जो है गजवा हिंद तक जाएगी तो वो भी हम लड़ेंगे। लेकिन बात जो है वो बड़ी अहम फैसले जो है वो हुए हैं चीन के अंदर, और हमें बड़ी कामयाबी मिली है, जिस पर मोदी जो है वो तिलमिला उठा है। और इस वक्त भारत के अंदर जो गोदी मीडिया है वो उछल रहा है, कूद रहा है और बहुत बकवास कर रहा है। वो ये है कि नायब वजीर आजम जो चीन गए, वहां पर बड़े बड़े फैसले हुए हैं, 10 बड़े फैसले हुए हैं, जो मैं आपके सामने रखता हूं कि पेशावर से काबुल तक जो है हाईवे बनेगी। और ये फैसला हो चुका है, वहां पे पेशावर से काबुल तक हाईवे क्या फैसला है। और पाक अफगान ट्रांजिट रेलवे जो है वो बनेगी। और इसके अलावा अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो उन्होंने कहा है, जो वजीर खारजा अफगानिस्तान के हैं, कि हम वह दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान को CPEC 2 का हिस्सा बनाया जा रहा है और बाकायदा तौर पर CPEC 2 शुरू होने जा रहा है। और इस सिलसिले में खुंजराब से लेकर कराची और ग्वादर तक, और खुंजराब से पेशावर और अफगानिस्तान तक रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जाएगी। रेल चलेगी, वाखान की जो कॉरिडोर है वहां से सेंट्रल एशियाई रियासतों तक रेल चलेगी। और अगले मरहले में वो रेल जो है वो तुर्की तक जाएगी। और अफगानिस्तान के लिए वीजा पॉलिसी का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जा रहा है कि वो भी उसकी पॉलिसी जो है बनाई जा रही है, कोई मल्टीपल वीजा जो है उनको दिए जाएंगे, बाकायदा तौर पर उनसे सफारती जो है ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। ये तमाम फैसले हो चुके हैं। अफगानिस्तान उनकी मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, मैं सुना है कि एक रास्ता मास्को से कराची तक भी जो है उसको भी वो भी इन दी ऑफिंग है, या कम से कम कंसिडर हो रहा है, या हो चुका है मियां साहब? देखें कायद साहब, बिल्कुल ऐसा है। ये बिल्कुल, क्योंकि ये जो वाखान का कॉरिडोर है वहां से ये सेंट्रल एशियाई रियासतों में, और वहां से जो है वो मास्को तक जो है जाएगा। ये सारा पूरा एरिया जो है वो एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान के साथ जुड़ने जा रहा है, और खुंजराब के साथ रास्ते से चीन के साथ जुड़ने जा रहा है। आप ग्वादर की बात कर लें तो ग्वादर के साथ 60 ममालिक जो है वो जुड़ने जा रहे हैं। ये बहुत मुझे आपको क्लोज करना है। ये है, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें बढ़नी चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए, जंगों से हमें दूर भागना चाहिए, अवाम को सोचना चाहिए। इसी नोट पे आज का प्रोग्राम और हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम क्लोज करते हैं। अगले मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।